अगला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, टॉपिक का नाम है भारत के जो प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह हैं, है ना। भारत में दो आपको बड़े आइलैंड या फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिलते हैं। एक तो आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलता है जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसके अलावा आपको एक अरब सागर में लक्षद्वीप देखने को मिलता है। क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं एक बार थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करा दूं। भारत का सामान्य परिचय हमने डिस्कस कर लिया। भारत का भौगोलिक विभाजन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। भारत का जो भौगोलिक विभाजन है या फिर फिजिकल डिवीजन है हमने 6 पार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, ये 6 पार्ट आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये इसमें से ये 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो ये 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द्वीप और द्वीप समूह। ठीक है, तो 5वां फिजिकल डिवीजन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चूंकि हम बच्चों द्वीप और द्वीप समूह को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम द्वीप समझ लेते हैं कि आखिर द्वीप क्या होता है, एक आइलैंड क्या होता है। तो द्वीप किसको बोलेंगे बच्चों? कोई भी ऐसा भूभाग या फिर लैंड मास जो चारों ओर से जल से या फिर वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है। ठीक है, जल से या फिर वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है, चारों ओर से जल से सराउंडेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक द्वीप है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इमेज में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक प्रायद्वीप होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं, जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वही चीज लिखी है डेफिनेशन, चारों ओर से जल से घिरे क्षेत्र को द्वीप बोलते हैं। यह जो आइलैंड होता है वो किसी नदी के बीच में भी हो सकता है, किसी झील के बीच में भी हो सकता है, किसी सागर के बीच में भी हो सकता है, किसी महासागर के बीच में भी हो सकता है। जरूरी नहीं किसी सागर या फिर महासागर के बीच में ही ये स्थित हो। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि हमारे भारत में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, माजुली। माजुली आपने नदी द्वीप सुना होगा, माजुली। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है। और भी बहुत सारे द्वीप देखने को मिलते हैं। तो नदियां क्या करती हैं? अवसादों के द्वारा कई बार अपने बीच में एक द्वीप का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, मेरा बताने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि द्वीप सिर्फ सागर या फिर महासागर में ही स्थित होता है। ये कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं, किसी नदी में भी, नदी के बीच में भी स्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है। इसके अलावा भारत में यदि आप देखेंगे तो भारत की समुद्री सीमा में लगभग 1256 द्वीप आते हैं। ठीक है, छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर के, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप होते हैं, बहुत सारे बड़े द्वीप भी होते हैं। तो लगभग 1200 साढ़े 1200 के आसपास द्वीप हैं। अभी आपसे एग्जाम में डेटा तो कभी नहीं पूछेगा कि कितने द्वीप हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि लगभग 1250 के आसपास हमारे भारत में द्वीप है। ठीक है, अब भारत के द्वीपों को यदि आप बच्चों समझेंगे, ठीक है, तो उसको हम कैसे बांट सकते हैं? तो भारत के द्वीप को आप 2 समूह में बांट सकते हैं। एक तो अरब सागर के द्वीप और एक बंगाल की खाड़ी के। क्योंकि भारत में 2 ही प्रकार के जलीय निकाय आपको देखने को मिलते हैं। पूर्वी की ओर ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं अरब सागर। बाकी नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो यहाँ पर आपको कोई ज्यादा आइलैंड देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ही द्वीप देखने को मिलते हैं, जिसमें से 500 से अधिक द्वीप तो यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार में ही देखने को मिल जाते हैं, छोटे बड़े द्वीपों द्वीपों को मिला करके। और यहाँ पर लक्षद्वीप में कुछ मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पर आपको अपतटीय द्वीप भी देखने को मिलते हैं। अपतटीय द्वीप, अपतटीय द्वीप, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफशोर आइलैंड, है ना। अपतटीय द्वीप या फिर ऑफशोर आइलैंड भी देखने को मिलते हैं। ये होते क्या है? ये जो हमारी तट रेखा है बच्चों, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? भारत की कोस्ट लाइन या फिर तट रेखा। तो इस तट रेखा के पास छोटे छोटे द्वीप होते हैं, तट रेखा से सटे हुए, लगे हुए, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक श्री हरिकोटा आइलैंड पढ़ा था, है ना, और भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो द्वीप होते हैं तटरेखा के पास, इनको हम बोलते हैं अपतटीय द्वीप या फिर ऑफशोर आइलैंड। ठीक है, तो इनको हम यदि और विभाजित करना चाहें तो यहां पर हम ऐसा भी डिवाइड कर सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप के अंतर्गत एक तो हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत। और एक और क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी के, बंगाल बे ऑफ बंगाल के अपतटीय द्वीप, अप तटीय द्वीप। बात समझ में आई? इसको हमने और तोड़ लिया। बंगाल की खाड़ी ये पूरी है, ये पूरा पार्ट बंगाल की खाड़ी का है। ठीक है, तो एक तो मुख्यतः आपको यहां पर अंडमान निकोबार दिख रहा है। इसके अलावा इस साइड पूर्वी तटरेखा के आसपास जो द्वीप हैं, इनको भी हम यहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं, एक तो अंडमान निकोबार और अपतटीय द्वीप। इसके अलावा अरब सागर में भी इस प्रकार से हो जाएगा, एक तो लक्षद्वीप और एक तो जो यहां पर अपतटीय द्वीप है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से,
ठीक है, तो अपतटीय द्वीप हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर एक लक्षद्वीप आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे द्वीप जो तटरेखा के पास होते हैं इनको हम अपतटीय द्वीप बोलते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें कुछ हमने डिस्कस कर ली। चलिए, ठीक है, सबसे बड़ा अंडमान निकोबार है और सबसे छोटा द्वीप समूह की बात करेंगे तो कौन सा है, लक्षद्वीप है। अब सबसे पहले बच्चों हम जितने भी अपतटीय द्वीप हैं या फिर ऑफशोर आइलैंड्स हैं इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए सबसे पहले जो अपतटीय द्वीप है ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर ये कौन सा राज्य है, ये पश्चिम बंगाल राज्य है, और यहां पर क्या है, ये जो है ये क्या है, बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है और ये पश्चिम बंगाल है। तो यहां पर ही जो आप देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र है, इसी के आसपास आपको एक द्वीप देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं न्यू मूरे द्वीप। क्या बोलते हैं, न्यू मूर द्वीप या फिर न्यू मूर आइलैंड हम इसको बोलते हैं। कहां पर, पश्चिम बंगाल के तट रेखा के पास आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो द्वीप है बच्चों, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इस द्वीप को लेकर के किन दो देशों के मध्य में विवाद है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आसपास तो एक ही देश दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश। ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रखना है कि इस आइलैंड को लेकर के भारत और बांग्लादेश के मध्य में विवाद है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य में विवाद है। दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जब 1954 में 1954 के आसपास ये जो द्वीप था, ठीक है, समुद्र तल से करीब 2 से 3 मीटर ऊंचा था। क्या बोल रहा हूं मैं, 1954 के आसपास जब हमारे देश को आजादी मिली उसके कुछ टाइम बाद ये जो आइलैंड है समुद्र तल से 2 से 3 मीटर ऊंचा था। लेकिन बच्चों वर्तमान में ये समुद्र में पूर्णतः विलीन हो चुका है, डूब चुका है ना। मतलब जो ये विवाद चला आ रहा था सालों से भारत और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश कहता था ये हमारा आइलैंड है, इंडिया बोलता था ये हमारा आइलैंड है। तो इस विवाद को वर्तमान में प्रकृति ने ही सुलझा दिया, क्योंकि वर्तमान में समुद्र में विलीन हो चुका है, और जब ये समुद्र में विलीन हो चुका है तो किसी के भी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये विवाद भी अपने आप सुलझ गया। तो याद रखना वर्तमान में समुद्र में विलीन हो चुका है। 1954 में 2 से 3 मीटर ये ऊंचा था। पश्चिम बंगाल, सॉरी ये तो अगला द्वीप है, पश्चिम बंगाल की तटरेखा के पास देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट याद रखना कि किन किन देशों के मध्य में विवादित था और कहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक और यहां पर आइलैंड देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल की तटरेखा के पास ही, जिसको हम बोलते हैं काल्टा गंगा सागर द्वीप। ठीक है, ये भी पश्चिम बंगाल के तट पर है। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि किस राज्य की तटरेखा के पास ये स्थित है। तो काल्टा गंगा सागर जो आइलैंड है बच्चों, ये पश्चिम बंगाल की ही तटरेखा के पास यहां पर ही आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला द्वीप है व्हीलर द्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप ये इंपॉर्टेंट है। इसको वर्तमान में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम है बच्चों, सबसे पहले कहां पर है ये देख लीजिए, है ना। देखिए ये एक राज्य है बच्चों, क्या नाम है इसका, उड़ीसा, है ना, उड़ीसा राज्य है, और इसके ही तटरेखा के पास आपको व्हीलर द्वीप देखने को मिलता है, जिसका वर्तमान में नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसको क्यों रखा गया, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये भारत का एकमात्र क्या है, जितनी भी मिसाइलें हम भारत के द्वारा बनाई जाती है, तो मिसाइलों की जो टेस्टिंग वगैरह की जाती है वो इसी द्वीप या फिर इसी आइलैंड से की जाती है। ठीक है, मिसाइलों की टेस्टिंग यहां से ही की जाती है और फिर बाद में वो बंगाल की खाड़ी में यहां पर गिरा दी जाती है। ठीक है, दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए हर एक क्वेश्चन का, पीडीएफ
के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है, और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो एकमात्र भारत का जो मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है, आप ऐसा बोल लीजिए, है ना, या फिर मिसाइलों का टेस्टिंग सेंटर है, वो यहीं पर है। तो डीआरडीओ का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज सेंटर जो है, ठीक है, वो कहां पर है? इसी आइलैंड में है, जिसको हम बोलते हैं व्हीलर द्वीप, या फिर जिसका वर्तमान में नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, तो मिसाइलों का परीक्षण यहां से होता है, और इसका नाम वर्तमान में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के भी कहे जाते हैं, इनके नाम पर सम्मान के लिए इनका नाम, इस द्वीप का नाम रखा गया है। अगला है श्रीहरिकोटा। तो इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। यहां पर आप देखेंगे पुलिकट लेक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा में, ठीक है, और इन्हीं दोनों राज्यों के बीच में जो झील है, पुलिकट झील, ठीक है, ये पुलिकट झील है मान लीजिए, इसके बीच में एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, ठीक है, इसी श्रीहरिकोटा आइलैंड में, ठीक है, एक भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, जिसको हम बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, या फिर सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। याद रखना, जो भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती हैं वो इसी आइलैंड से लॉन्च की जाती हैं, श्रीहरिकोटा आइलैंड से ही लॉन्च की जाती हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस दृष्टिकोण से, तो आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, यहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है हमारा, इसरो जो है, इसका एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र है, मतलब भारत का एकमात्र ही प्रक्षेपण केंद्र है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इस प्रक्षेपण केंद्र का नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसको हम बोलते हैं, जो कि एकमात्र भारत का प्रक्षेपण केंद्र है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं यहां से ही आपको लॉन्चिंग होती दिखाई देती है। इसको मैंने आपको पहले भी डिस्कस कराया था, जब मैं आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वगैरह डिस्कस करा रहा था, ठीक है, तो याद रखना है। अगला आइलैंड है बच्चों पंबन आइलैंड, ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यह मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, जो कि एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु का भाग है। देखिए, यहां पर आप देखेंगे ये बच्चों कौन सा राज्य? तमिलनाडु है, और यहां पर नीचे आपको श्रीलंका दिखाई देता है, ठीक है, और इसके बीच में आपको यहां पर एक छोटा सा आइलैंड दिखाई दे रहा होगा, यहां पर बना के बता देता हूं, कुछ इस प्रकार का ये आइलैंड है ना। इसको हम बोलते हैं पंबन आइलैंड, पंबन द्वीप, या फिर यहां पर आपको इस हिस्से में आपको तमिलनाडु दिखेगा, और यहां पर आपको श्रीलंका दिखाई देगा, ठीक है, और ये पंबन थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, यहां पर देखिए ये स्थित है। तो पंबन आइलैंड है ये, ठीक है, श्रीलंका और किसके बीच में? तमिलनाडु के बीच में, और यहां पर ही इसके बीच में इस प्रकार से श्रीलंका को पंबन आइलैंड से कनेक्ट करता है राम सेतु, जिसको एडम्स ब्रिज के नाम से भी मानते हैं, बोला जाता है, जिसको ऐसा बोला जाता है कि भगवान राम के द्वारा जब वो श्रीलंका जा रहे थे तो बनाया गया था, ठीक है। तो वो यही ब्रिज है, आपको याद रखना है। और यहां पर ही सबसे लास्ट बिंदु जो है हमारे भारत का, उसको हम बोलते हैं धनुषकोडी, धनुषकोडी, ठीक है, धनुषकोडी यहां पर ही है बम्बन आइलैंड में। रामेश्वरम भी आपको इसी आइलैंड में देखने को मिल जाएगा, रामेश्वरम, ठीक है, तो याद रखना है रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट बताए हैं आप अपने एटलस में थोड़ा सा अच्छे से मैप में देख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पंबन आइलैंड, आपको याद रखना, ठीक है। तो पंबन द्वीप, मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर जो ये खाड़ी है इसको हम मन्नार की खाड़ी या फिर गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में है, जो कि एडम्स ब्रिज राम सेतु का से जुड़ा हुआ है, या फिर श्रीलंका से इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। इसको रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो इतने जो आइलैंड बच्चों हमने पढ़े है ना, यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर न्यू मोरे द्वीप, काल्टा गंगा सागर द्वीप, इसके अलावा यहाँ पर श्रीहरिकोटा, पंबन आइलैंड, ठीक है। तो ये 3-4 द्वीप ही आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, और भी बहुत सारे आइलैंड होंगे लेकिन वो आपको इतने पढ़ने नहीं है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो महत्वपूर्ण आइलैंड है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यही 3-4 हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं जो अरब सागर के अपतटीय द्वीप हैं जो यहाँ पर स्थित हैं, इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको
द्वीप जो पढ़ना है वो है वेलिंगटन द्वीप, है ना। वेलिंगटन द्वीप भी काफी महत्वपूर्ण है। कहां पर ये स्थित है? तो केरल राज्य में कोच्चि शहर का ये पार्ट है। इसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर है, ठीक है। तो केरल में बच्चों एक झील है ना, इस प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं बेम्बनाद झील। क्या बोलते हैं? बेम्बनाद झील। बेम्बनाद झील कहां पर है? केरल राज्य के अंतर्गत है। और इसी और इसी झील के बीचों बीच एक द्वीप है जिसको हम बोलते हैं वेलिंगटन द्वीप, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेलिंगटन द्वीप। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेलिंगटन जो आइलैंड है ये किस झील में स्थित है, ठीक है। तो बेम्बनाद झील में स्थित है। दोनों वाह से नाम है। इसके अलावा एक और इसकी विशेषता यह है कि इसी झील में या फिर इसी द्वीप में वर्ष में एक नौकायान प्रतियोगिता भी होती है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। आपने देखा होगा किसी ना किसी मूवी में कि बहुत सारे लोग लाइन से बैठते हैं, फिर वो नौकायान प्रतियोगिता होती है, ठीक है। तो यहां पर ही होती है, इस आइलैंड में ही होती है, आपने देखी होगी कई कई मूवियों में, ठीक है। एलिफेंटा आइलैंड की बात करें तो एलिफेंटा आइलैंड भी आपको यहां पर ही देखने को मिलता है, महाराष्ट्र के आसपास, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और जो एलिफेंटा द्वीप है बच्चों अपने गुफा मंदिरों के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। गुफा मंदिरों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। गेटवे ऑफ इंडिया या फिर ताज होटल जो आपने देखी होगी उससे लगभग 10 किलोमीटर दूर ये आपको देखने को मिल जाता है अरेबियन सी में, ठीक है। प्रमुख पर्यटन स्थल है ये, आपको याद रखना है। गुफा मंदिरों के लिए जाना जाता है। अगला द्वीप है बूचड़ द्वीप। तो ये कहां पर देखने को मिलता है? ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है बूचड़ द्वीप। तो यहां पर ही महाराष्ट्र की तटरेखा के पास ही आपको यहां पर एक और द्वीप देखने को मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं बूचड़ आइलैंड या फिर बूचड़ द्वीप। तो जनरल सा बस आपको नाम याद रखना है कि ये महाराष्ट्र पे स्थित है। आलियावेट की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो आइलैंड है आलियावेट, ठीक है, सबसे पहली बात तो कहां पर है? तो जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है, यहां पर गिरती है, ठीक है। हालांकि नदियों वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, अभी आपको मैं से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो जो नर्मदा नदी है खंबात की खाड़ी में गिरती है गुजरात राज्य में। तो जहां पर ये गिरती है उससे पहले ही अपने मुहाने पर एक आइलैंड बनाती है। फिर इसके मुहाने पर एक आइलैंड स्थित है जिसको हम बोलते हैं आलियावेट। क्या बोलते हैं इसको हम? आलियावेट। और जो आलियावेट आइलैंड है बच्चों ये तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है, यहां से तेल वगैरह का उत्पादन किया जाता है आलियावेट से। और कहां पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। एक और हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं खालियावेट। खालियावेट। खालियावेट ये कहां पर है? तो ताप्ती नदी के मुहाने पर आपको देखने को मिलता है। इसी के दक्षिण में यहां पर ही गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में गिरती है ताप्ती नदी। तो इसके मुहाने पर आपको एक खालियावेट आइलैंड देखने को मिलता है। तो आलियावेट नर्मदा नदी के मुहाने पर है, खालियावेट ताप्ती नदी के मुहाने पर है। तो ये दो आइलैंड भी आपको बच्चों याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये दोनों पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भी जाने जाते हैं, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी महत्वपूर्ण अपतटीय आइलैंड्स थे या फिर ऑफशोर आइलैंड थे ये हमने अभी डिस्कस कर लिए, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। कल हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो ये दो प्रमुख आइलैंड है इनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी की क्लास में यदि कोई भी डाउट है तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जितने भी प्रीवियस क्लासेस होते जा रही हैं बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते जाना है ना, वरना जितना ज्यादा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज है ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करें चीजों का, ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठी रहें, ठीक है। कोई डाउट अभी तक जितना भी पढ़ा हमने? ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको मैपिंग करनी है। आपको अपनी जो भी आपके नोट्स बना रहे हो आप, है ना, उसमें करना क्या है, बढ़िया सा एक सुंदर सा ऐसा मैप बनाना है, ठीक है। यहाँ न्यू मूरे द्वीप, ठीक है। यहाँ पर आपने शॉर्ट में एक शॉर्ट नोट्स बना लिए कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में विवाद है, ये 1954 के टाइम पे 2-3 मीटर ऊंचा था, ठीक है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में समुद्र में विलीन हो चुका है। फिर आपने यहाँ पर एक बना लिया पुलिकट झील में बना लिया, ठीक है, श्री हरिकोटा, यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और शॉर्ट नोट्स टाइप से बना लिया आपने, यहाँ पर ही छोटे छोटे राइटिंग में लिख लिया। तो एक ही पेज में आपका फटाक से बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट नोट्स बनाइए आप। पम्बन आइलैंड मैंने आपको समझाया ना, गल्फ ऑफ मन्नार द्वीप नहीं है, गल्फ ऑफ मन्नार द्वीप नहीं है। देखो ये जो है ना यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर जो ये समुद्र है ना इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार या फिर मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ये कोई आइलैंड नहीं है, ये एक प्रकार की जलीय निकाय है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो द्वीप है छोटा सा, इसको हम बोलते हैं पम्मन आइलैंड। तो मन्नार की खाड़ी में ही पम्मन आइलैंड स्थित है। ठीक है, ये कोई द्वीप नहीं है मन्नार की खाड़ी। क्लियर है? मन्नार की खाड़ी ऐसा बोल सकते हैं कि ये अरब सागर वाला जो पार्ट है, इसका एक पार्ट है मन्नार की खाड़ी। क्लियर है अमृत जी? और कोई डाउट किसी को? ठीक है, किसी दिन क्लास में हम क्या करेंगे, जितना भी अभी तक हमने पूरा पढ़ा है, एक मिक्स टेस्ट पूरा कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, जितने भी टॉपिक अभी तक 4-5 टॉपिक हमने कंप्लीट करे हैं, वो हम एक मिक्स टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए पूरा। ठीक है, चलो, और कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो मुलाकात होगी अगली क्लास में। कल हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को कंप्लीट कर लेंगे कल की ही क्लास में, और एक या फिर आधी क्लास में जो भारत का थार डेजर्ट वाला रीजन है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक दो क्लास के बाद या फिर 2 क्लास के बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, भारत का अपवाह तंत्र या फिर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हम जो आइलैंड्स हैं या फिर 5वें नंबर का फिजिकल डिवीजन था हमारा, 4 फिजिकल डिवीजन हमने पूरे कर लिए थे, जिसके अंतर्गत हमने हिमालय को, उत्तर के विशाल मैदान को, पेनिनसुलर प्लेट्यू को, इसके अलावा कोस्टल प्लेन को, ये सारे चारों फिजिकल डिवीजन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 5th नंबर का फिजिकल डिवीजन करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत भी कल हमने जो अपतटीय आइलैंड्स होते हैं या फिर ऑफशोर आइलैंड होते हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, तो ये जो 2 भारत के प्रमुख आइलैंड्स हैं या फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये वाला भी जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और कल की क्लास में लास्ट फिजिकल डिवीजन जो भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, डेजर्ट रीजन है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अंडमान निकोबार को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भारत का मैप है। भारत की यदि आप ईस्टर्न कोस्ट या फिर पूर्व साइड देखेंगे इस हिस्से में, तो आपको एक जलीय निकाय दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसी बंगाल की खाड़ी में भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ना। इसी बंगाल की खाड़ी में भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जिसमें 500 से ज्यादा द्वीप हैं। छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर के इस आइलैंड में 500 से अधिक द्वीप हैं। इसका मैप आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ बड़े द्वीप हैं, कुछ छोटे द्वीप हैं इनके। तो इस रीजन के बारे में जो भी विशेषताएं हैं, जहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें हम एक एक करके स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसके अलावा लगभग 572 आइलैंड इस द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर के लगभग 572 द्वीप यहां पर स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका लगभग 86% जो हिस्सा है इस आइलैंड का, लगभग 86-85% हिस्सा है, वो पूरा जंगलों से घिरा हुआ है, वनस्पतियों से घिरा हुआ है। ठीक है, चूंकि आइलैंड है तो ज्यादातर हिस्सा यहाँ पर जंगलों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे आपको नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज की पीपीटी में आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने नई पीपीटी थोड़ा सा उठाई है यहाँ पर, लेकिन आपको जो मैं अपलोड कराऊंगा पीडीएफ, उसमें आपको इंग्लिश मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। इसके अलावा यहाँ अनेक प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां भी देखने को मिलती हैं। जनरल से पॉइंट है। कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ की जो कैपिटल है या फिर राजधानी है, वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल भी है। और यहाँ का जो पोर्ट है या फिर हवाई अड्डा है, वो भी एकमात्र कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर ही है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड का यहाँ पर मैप है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार है, जैसा कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये सबसे जो ऊपर आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अंडमान।
ठीक है, या फिर उत्तरी अंडमान। बीच वाला जो ये आप आइलैंड दिख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसको हम बोलते हैं मिडिल अंडमान या फिर मध्य अंडमान। दक्षिण में जो आप ये देख रहे हैं, है ना, ये दक्षिण वाला, इसको हम बोलते हैं साउथ अंडमान या फिर दक्षिणी अंडमान। और यहां पर आपको एक और अंडमान दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं लिटिल अंडमान। ठीक है, तो ये अंडमान आइलैंड है ना। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर अंडमान निकोबार जो पूरा ये आइलैंड आपको दिख रहा है, इसमें भी दो हैं, एक तो अंडमान आइलैंड है और एक निकोबार आइलैंड है। ठीक है, ये दो अलग अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर के बना है। तो ये चार प्रमुख द्वीप हैं या फिर चार बड़े द्वीप हैं अंडमान द्वीप के अंतर्गत। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, साउथ अंडमान या फिर दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, तो ये चार प्रमुख द्वीप किसके अंतर्गत आते हैं? अंडमान आइलैंड के अंदर आते हैं। ठीक है, निकोबार आइलैंड की यदि आप बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार। ठीक है, सबसे साउथ में आपको देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार, जो कि आप बोल सकते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यहां पर ही आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। हमने पढ़ा है ना पहले लेक्चर में, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, वो इसी ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर आप आएंगे तो एक और आइलैंड देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं लिटिल निकोबार। ठीक है, ऊपर आप जाएंगे, यहां पर आप देखेंगे तो और भी आपको उत्तरी निकोबार वगैरह, नॉर्थ निकोबार वगैरह के कुछ आइलैंड देखने को मिलते हैं, जिनके अलग अलग नाम है। ठीक है, ये नॉर्थ निकोबार के आइलैंड है, जिसमें अलग अलग द्वीप है, इनको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख द्वीप हैं। इन द्वीपों में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, नॉर्थ अंडमान है, यहां पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। ठीक है, मिडिल अंडमान जो है, ये पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड है। पोर्ट विलियर जो कैपिटल है, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो ऐसे कुछ जो प्रमुख पॉइंट हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मैप है, एक बार आपने देख लिया। चलिए देखिए, अब जो अभी मैंने बताया आपको कि जो अंडमान द्वीप समूह है ना, सबसे पहली बात एक चीज समझ लीजिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो द्वीप समूहों से मिलकर के बना है। ऊपर जो है उसको हम बोलते हैं अंडमान द्वीप समूह, और जो नीचे है उसको हम बोलते हैं निकोबार द्वीप समूह, है ना। तो देखिए, अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत चार मुख्य द्वीप आते हैं, या फिर इसमें चार प्रमुख द्वीप शामिल हैं। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताए थे, एक बार फिर से बता देता हूं कौन कौन से। सबसे पहला है उत्तरी अंडमान या फिर नॉर्थ अंडमान में। ठीक है, ये मतलब अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी जो द्वीप है, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ अंडमान या फिर उत्तरी अंडमान। यहां पर मैंने आपको सर्कल करके बता दिया। अब इसकी क्या विशेषता है? तो पहली बात तो सबसे उत्तर में या फिर सबसे नॉर्थ में ये स्थित है। ठीक है, सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान द्वीप है, इसकी सबसे ऊंची चोटी। अब पूरे अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम बोलते हैं सैडल पीक, क्या बोलते हैं? सैडल पीक। तो सैडल पीक आपको यहां पर ही देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, 732 मीटर बच्चों इसकी ऊंचाई है। कितनी? 732 मीटर इसकी हाइट है या फिर ऊंचाई है। याद रखना है, उत्तरी अंडमान नॉर्थ अंडमान में इसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगला है मध्य अंडमान या फिर मिडिल अंडमान। ठीक है, मध्य अंडमान तो मैंने आपको बताया था, इसका जो बीच वाला आइलैंड है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं मिडिल अंडमान। इसकी क्या विशेषता है कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे बड़ा आइलैंड है या फिर सबसे बड़ा द्वीप है, वो कौन सा है? वो मिडिल अंडमान ही है। ठीक है, तो ये आपको देखने में भी दिख रहा होगा यहाँ पर, सबसे बड़ा ये आइलैंड है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मिडिल अंडमान है। ठीक है, अगला जो इसमें है दक्षिणी अंडमान या फिर साउथ अंडमान, ये वाला। ठीक है, ये साउथ अंडमान है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये साउथ अंडमान या फिर दक्षिणी अंडमान द्वीप में ही स्थित है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार कि पोर्ट ब्लेयर किस आइलैंड में, किस द्वीप में स्थित है, तो साउथ अंडमान या फिर दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लिटिल अंडमान की बात करेंगे तो इसके दक्षिण में एक और आइलैंड है लिटिल अंडमान, यहां पर। ठीक है, तो ये अंडमान द्वीप समूह का सबसे एक प्रकार से दक्षिणी आइलैंड है, आपको याद रखना है लिटिल अंडमान। ठीक है, इतनी ही आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और विशेषता क्या है कि जो ये दक्षिणी अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है, इसके बीच में डंकन पास है। क्या है ये डंकन पास? अभी आगे मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, है ना। एक जलीय निकाय है, एक प्रकार की जल संधि है ना। क्या है? स्ट्रेट है या जल संधि है, ऐसा आप बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डंकन पास। आगे मैं अभी आपको डिस्कस कराऊंगा। तो ये चार प्रमुख द्वीप हैं अंडमान
आइलैंड्स के अंतर्गत या फिर अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत, इन चारों के बारे में आपको याद रखना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तरी अंडमान या फिर नॉर्थ अंडमान, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? सैडल पीक 732 मीटर इस पर ही स्थित है। उसके बाद मिडिल अंडमान, ये सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। दक्षिणी अंडमान, यहाँ पर इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर स्थित है। उसके बाद आता है सबसे दक्षिण में लिटिल अंडमान, ठीक है। ये 4 आइलैंड आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे है अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में एक अन्य द्वीप कोको द्वीप है, जो कि म्यांमार के नियंत्रण में स्थित है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चैनल पढ़ाया था बच्चों, कोको चैनल, आपको याद होगा। पहला ही लेक्चर जब हमने डिस्कस किया था भारत का सामान्य परिचय या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, तो उस लेक्चर में मैंने आपको कुछ चैनल जल संधियां पढ़ाई, जैसे कोको चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, है ना। तो कोको चैनल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो यहां पर आप थोड़ा समझिए चीजें, ठीक है। दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए ये है म्यांमार, ठीक है, ये है म्यांमार, ठीक है, भारत का पूर्वी पड़ोसी है म्यांमार, या फिर इसको हम पहले वर्मा बोलते थे। तो यहां पर इसके कुछ द्वीप हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसको हम बोलते हैं कोको द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? कोको द्वीप समूह, जो कि किसके नियंत्रण में है? मतलब म्यांमार का के अंतर्गत ये आते हैं, या फिर म्यांमार का इस पर अधिकार है। और इसके नीचे ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये चैनल है, इसको हम बोलते हैं कोको चैनल। कोको चैनल ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। वर्तमान में हालांकि इसने ये चीन को दे रखा है, ठीक है, चीन को इसने ये दे रखा है, और चीन वर्तमान में इसमें अपना एयरवेज वगैरह भी बना रहा है। लेकिन एक चीज और आपको याद रखना कि आजादी के बाद 1948 के आसपास जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो ये जो चैनल है कोको चैनल, ये हमारे पास ही हुआ करता था, या फिर हमारे ही द्वीप समूह था। ये हमने वर्तमान को ऐसे ही गिफ्ट में दे दिया था, ठीक है। तो ये डिटेल भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखनी है। तो ये याद रखना है कोको चैनल के बारे में, ठीक है। और कोको आइलैंड के बारे में भी याद रखना है कि उत्तरी अंडमान या फिर नॉर्थ अंडमान के उत्तर में कोको आइलैंड देखने को मिलता है, जो कि म्यांमार के अंतर्गत आता है, याद रखना, ठीक है। चलिए ये देखिए कोको चैनल यहां पर लिखा हुआ है, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य में ये चैनल स्थित है, ठीक है। चलिए अंडमान सागर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे देखिए, ये जो आपको सी दिखाई दे रहा है, मतलब अंडमान निकोबार के पूर्व में या फिर ईस्ट में, या फिर ऐसा बोल लीजिए म्यांमार के दक्षिण में, थाईलैंड के पश्चिम में, ये जो आपको सागर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं अंडमान सी, ठीक है। तो अंडमान के पूर्व में, म्यांमार के दक्षिण में और थाईलैंड के पश्चिम में, ठीक है। इसकी लोकेशन याद रखना, ये थाईलैंड है, ये म्यांमार है, और ये अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो इन तीनों से ये घिरा हुआ है, ठीक है, अंडमान सी ऐसा आप बोल सकते हैं। तो इसकी थोड़ा सा लोकेशन याद रखना है अंडमान सी के बारे में, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं डंकन पास, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान ये साउथ अंडमान है, ठीक है, और ये लिटिल अंडमान है। इसके बीच में ये जो जलीय निकाय आप देख रहे हैं, इसको ही हम बोलते हैं डंकन पास, जो कि अंडमान सी को बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट करता है। यहां पर अंडमान सी अभी मैंने आपको बताया, अंडमान सागर बताया, यहां पर ये पूरा बंगाल की खाड़ी का रीजन है। तो इन दोनों को ये आपस में कनेक्ट करता है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में, ठीक है। या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हैं, एक और आइलैंड है यहाँ पर, देखिए ये पूरा साउथ अंडमान है, ये पूरा क्या है? साउथ अंडमान। और साउथ अंडमान में भी यहाँ पर एक और छोटा सा आइलैंड है, जिसको हम बोलते हैं रटलैंड आइलैंड। क्या बोलते हैं? रटलैंड आइलैंड। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, रटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है। क्लियर है? ठीक है, रटलैंड आइलैंड आपको दिख रहा होगा, छोटा सा ये आइलैंड है, ठीक है। तो देखिए डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है, ठीक है। डंकन जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान या फिर लिटिल अंडमान से अलग करती है। एक प्रकार की जल संधि है, यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी जल संधि है, और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में अंडमान सागर को कनेक्ट करती है, ठीक है, लगभग 48 किलोमीटर।
देखिए, ये लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी जल संधि है। यहाँ पर अंडमान सी को बंगाल की खाड़ी से आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है, या फिर इन दोनों आइलैंड को सेपरेट करती है। ठीक है, कैसे भी आप बोल सकते हैं, तो याद रखना है ये भी। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। ठीक है, सबसे बड़ा पोर्ट भी कौन सा है, जो पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, यहाँ पर ही पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, जो कि पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा बंदरगाह है या फिर पोर्ट है। बंदरगाह क्या होता है, जहां पर बड़े बड़े शिप आकर के रुकते हैं, पोर्ट या फिर बंदरगाह उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं कि भारत का और पूरे हमारे साउथ एशिया का, हमारे इंडिया का और पूरे साउथ एशिया का जो एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है या फिर सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसको हम बोलते हैं बैरन द्वीप, है ना, बैरन द्वीप जिसको हम बोलते हैं, तो इसी अंडमान द्वीप समूह में आपको देखने को मिलता है। याद रखना है, बैरन एक पूरा का पूरा आइलैंड है जहां पर ये ज्वालामुखी है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ही आपको देखने को मिलता है। याद रखना है, हमारे भारत का और इसके साथ साथ पूरे साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आ जाते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, ये सभी जो देश हैं, ठीक है, ये किस में आते हैं, साउथ एशिया में आते हैं। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब मैपिंग वगैरह पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपको याद रखना है, बैरन आइलैंड। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, जिसमें लगातार उद्गार होते रहते हैं, उससे लावा बाहर आता रहता है, गैसें वगैरह बाहर आती रहती हैं, उसको हम सक्रिय या फिर एक्टिव वॉल्केनो बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इस ज्वालामुखी में 28 मई 2005 को विस्फोट हुआ था, तब से अब तक लगातार इससे लावा बाहर आ रहा है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। इसके अलावा दक्षिण एशिया, साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है या फिर सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा ये तो सक्रिय ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो हो गया। इसके साथ साथ यहां पर ही एक और वॉल्केनो देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है, एक प्रकार का सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसा, सुषुप्त या फिर डोरमेंट वॉल्केनो है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है, सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब जिसमें काफी समय से उद्गार नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें विस्फोट नहीं हुआ लेकिन कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो दो ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं हमारे भारत में, एक बैरन और एक नारकोंडम। नारकोंडम सुषुप्त या फिर डोरमेंट वॉल्केनो है, जबकि बैरन जो है ये एक्टिव या फिर सक्रिय ज्वालामुखी है। दोनों के बारे में याद रखना है। ठीक है, दोनों ज्वालामुखी भारत के अंतर्गत आते हैं और काफी बार यहां से बच्चों एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं या फिर देखने को मिले हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अगला हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं उत्तर सेंटिनल द्वीप। यहां पर आप देखिए, ये पूरा हमारा अंडमान, देखिए ये पूरा हमारा अंडमान द्वीप है ना, और यहां पर आप देखिए आपको एक आइलैंड दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। ठीक है, अब आपने ये सुना होगा, यहां पर एक जनजाति रहती है, सेंटिनल जनजाति। ये यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं इनको, सेंटिनल जनजाति, छोटे कद की जनजाति होती है, कलर इनका ब्लैक होता है। ठीक है, यहां पर रहती हैं और वर्षों से यहां पर ये रह रही हैं और पूरी तरह से बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड हैं, इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई भी संपर्क ये रखना नहीं चाहते बाहरी दुनिया से। जैसे प्राचीन तौर पर लोग रहते थे, पूर्णतः वनों में, जंगलों में डिपेंड, वैसे ही ये रहते हैं वर्तमान में भी। यदि कोई इनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है, सरकार या फिर कोई भी, ठीक है, तो उसको वो जिंदा नहीं रहने देते, मार देते हैं वहां पे ही। ठीक है, तो याद रखना है, ये वर्तमान में ही इसी सेंटिनल आइलैंड में देखने को मिलती है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में देखने को मिलती है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है ना। एक बार किसी अमेरिकी को भी इन्होंने मार दिया था जब वो उससे बात वगैरह करने जा रहे थे, तो कई बार ये न्यूज में भी रहती है, तो आपको याद रखना है। तो अंडमान द्वीप समूह का एक आइलैंड है, यहाँ पर सेंटिनल जनजाति निवास करती है और अपने शत्रुवत व्यवहार के लिए जानी जाती है। मतलब कोई भी इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मिलने जाता है, उनका सहयोग करने जाता है, तो उनको वो अपने तीर कमान से मार देते हैं वहां पर ही। ठीक है, अपने से कांटेक्ट करने नहीं देते हैं। दक्षिणी अंडमान के जिले का एक भाग है, साउथ अंडमान के अंतर्गत ये प्रशासनिक रूप से आता है और यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी किसी को भी जाने से मना कर दिया है। आप इलीगल तौर पर ही यहाँ पर जा सकते हैं, परमिशन लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर बैन लगा रखा है। ठीक है, चलिए, अगला है जो पॉइंट बच्चों, 10 डिग्री चैनल है ना। 10 डिग्री चैनल हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है 10 डिग्री चैनल। कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैंने बताया था 10 डिग्री चैनल कहां पर है, छोटा अंडमान, है ना, छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा अंडमान व
कार निकोबार के मध्य में आपको ये चैनल देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए मैप में ये लिटिल अंडमान है, मतलब अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिण वाला आइलैंड, और यहाँ पर कार निकोबार है, ये निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तर आइलैंड है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में है 10 डिग्री चैनल, ये एक प्रकार का जलीय निकाय है जो कि अंडमान सी को आप बोल सकते हैं, मतलब चैनल है बंगाल की खाड़ी, अंडमान सी तो यहां तक ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी के ही अंतर्गत आता है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है 10 डिग्री चैनल, जो कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, ऐसा भी याद रख सकते हैं, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, या फिर और आप डीप में जाएंगे तो छोटे अंडमान को लिटिल अंडमान से, सॉरी लिटिल अंडमान या फिर छोटे अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट करता है। ठीक है, दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पूरे हमारे भारत में जितने भी नेशनल पार्क है, लगभग 105 106 के आसपास नेशनल पार्क हैं वर्तमान में, तो इसमें से भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? नेशनल पार्क। अभी हम आगे लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या नेशनल पार्क होते हैं, अभी बस इतना समझ लीजिए कि सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है इसको हम बोलते हैं दक्षिण बटन नेशनल पार्क, या फिर साउथ बटन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साउथ बटन नेशनल पार्क। वो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही देखने को मिलता है। 0.03 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, साउथ बटन नेशनल पार्क पूरे भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूं राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान में जो भी जीव जंतु होते हैं इनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। यहां पर सरकार के नियम काफी कड़ाई से लागू हो सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। तो देख लीजिए, छोटा अंडमान द्वीप के पास ही आपको साउथ बटन नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 0.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर बच्चों ये फैला हुआ है, याद रखना है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 नेशनल पार्क हैं और लगभग 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, 9 राष्ट्रीय उद्यान और 96 वन्य जीव अभ्यारण्य है अंडमान निकोबार में। जैसा कि मैंने बताया था, इसका लगभग 86% हिस्सा क्या है? वनों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ज्यादातर यहाँ पर आपको नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। बताओ, इतना अंडमान पूरा समझ में आया? ठीक है, अंडमान में एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या चीजें डिस्कस की। सबसे पहले बात तो मैंने आपको बताया कि 4 प्रमुख द्वीप आपको याद रखने हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, ये 4 प्रमुख द्वीप आपको याद रखना है। चारों की एक एक विशेषताएं जैसा कि मैंने आपको बताई थी। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक 732 मीटर स्थित है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, और दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह और कैपिटल भी है इसकी, वो स्थित है। कुछ चैनल और डंकन पास के बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे कि 10 डिग्री चैनल, इसके अलावा कोको चैनल के बारे में डिस्कस किया है ना, कोको आइलैंड के बारे में डिस्कस किया, सेंटिनल जनजाति के बारे में डिस्कस किया, साउथ बटन नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया। यहां से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है। अगला है निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह जो कि 3 मुख्य द्वीप आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। कार निकोबार सबसे उत्तर में आपको, सबसे उत्तर में आपको कार निकोबार देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर लिटिल निकोबार और फिर दक्षिण में आपको ग्रेट निकोबार देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर देखिए लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, और ये कार निकोबार आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो आपको ग्रेट निकोबार के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। इसको भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु या फिर सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, वो आपको ग्रेट निकोबार के अंतर्गत ही देखने को मिलता है, जिसको हम पिग्मिलियन पॉइंट या फिर पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसके अन्य नाम क्या है? पिग्मिलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट। ठीक है, ये 2 नाम भी आपको याद रखना है, ये इंदिरा पॉइंट के ही नाम है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट थुलियट, लगभग 642 मीटर इसकी ऊंचाई है, माउंट थुलियट, ये निकोबार आइलैंड की। देखिए, अंडमान निकोबार जो पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो तो सैडल पीक ही है ना, सैडल पीक ही है, 732 मीटर।
ठीक है, पूरे अंडमान निकोबार की ये सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन आप सिर्फ निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थुलियट, 642 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ग्रेट निकोबार है ना, ग्रेट निकोबार जो सबसे दक्षिणी आइलैंड है इसका, ग्रेट निकोबार, यहां पर ये आपको माउंटेन पीक देखने को मिलती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रेट चैनल की बात करेंगे तो ये भी हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था। ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंडोनेशिया देश देखने को मिल जाएगा, है ना। ग्रेट निकोबार के बाद फिर इंडोनेशिया आपको एक देश देखने को मिल जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, लगभग 13,000 द्वीपों से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर आपको ग्रेट चैनल देखने को मिल जाता है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है, ठीक है। इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा है और ग्रेट निकोबार हमारा द्वीप है, इसके बीच में आपको ग्रेट चैनल देखने को मिलता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इतने ही पॉइंट है, निकोबार आइलैंड में उतने ज्यादा पॉइंट है नहीं। मैं आपको अंडमान द्वीप के बारे में याद रखना है, बाकी दोनों को साथ में आप पढ़ सकते हैं। जितने भी पॉइंट बताए हैं इतने ही पॉइंट आपको पढ़ने हैं, यहां से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां से देखने को नहीं मिलेंगे। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं मैपिंग से आपको पढ़नी है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई, जल्दी से कमेंट में बता दो। जल्दी बताओ। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर लक्षद्वीप को भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे ना। तो हमारा 5वां फिजिकल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी बोलो, सो जाते हो क्या क्लास में? कोई डाउट? हालांकि फैक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, है ना। चलो अब हम पढ़ लेते हैं लक्षद्वीप। तो ये अंडमान निकोबार हमारा पूरा कंप्लीट होता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब हम पढ़ लेते हैं लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा नाम, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। तो कहां पर है बच्चों? भारत का मैप यहाँ पर है नहीं, ठीक है। ये देखिए यहां पर मैं मैप बना देता हूं भारत का, ये ठीक है। यहां पर ये क्या है? अरेबियन सी या फिर अरब सागर है, हिंद महासागर का ही पार्ट है। यहां पर आपको कुछ द्वीप दिखाई देते हैं इस प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप, ठीक है। यहां पर ज्यादा द्वीप नहीं है इसके अंतर्गत, लगभग 36 द्वीप आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है बच्चों? इसकी विशेषता यह है कि अरब सागर में ये स्थित है और प्रवाल निक्षेपों या फिर कोरल डिपॉजिट से मिलकर के बना है, ठीक है। देखिए जो प्रवाल होते हैं या फिर जो कोरल होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है? एक समुद्री जीव होता है जो कि लाखों करोड़ों की संख्या में साथ में रहते हैं, ठीक है। और इनका जो कवच होता है, इनका जो खोल होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जो कि काफी सख्त होता है, ठीक है। और जब ये करोड़ों लाखों की संख्या में साथ में रहते हैं तो उससे एक आइलैंड के जैसा बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रवाल निर्मित द्वीप या फिर कोरल से निर्मित द्वीप, ठीक है। तो जो लक्षद्वीप है वो इसी प्रकार से बना हुआ एक द्वीप है, जिसको हम बोलते हैं प्रवाल द्वीप। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन सा ऐसा द्वीप है जो प्रवाल से निर्मित है, तो लक्षद्वीप ही ऐसा द्वीप या फिर आइलैंड है जो कि प्रवाल के द्वारा निर्मित है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है प्रवाल निक्षेपों या फिर कोरल डिपॉजिट से ये बना हुआ है, जो कि अरब सागर में ये स्थित है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रमुख द्वीपों की बात करेंगे तो लाका द्वीप, मिनिकाय द्वीप और अमीन द्वीप ही यहाँ पर ये कुछ इसके प्रमुख द्वीप हैं, ठीक है। वर्तमान में लक्षद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है, मतलब 1973 से इसको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो क्या है? कैपिटल भी याद रखना, कई बार कैपिटल भी पूछ ली जाती है। तो कावाराती इसकी कैपिटल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए
ये अमीनी द्वीप आपको दिख रहा होगा, तो ये छोटे छोटे आइलैंड है, ये पूरा लक्षद्वीप का मैप है। ठीक है, ज्यादा द्वीप यहाँ पर नहीं है, 36 के आसपास आपको द्वीप देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 पॉइंट ही आपको इसके अंतर्गत याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि प्रवाल निर्मित द्वीप है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो प्रवाल निक्षेपों से या फिर प्रवाल के द्वारा निर्मित ये द्वीप है। इसके अलावा दूसरी आप इसकी कैपिटल थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। इसके अलावा पूरा ट्राइबल रीजन है, पूरी जनजातियां ही यहाँ पर निवास करती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एकमात्र हवाई अड्डा है उसको हम बोलते हैं अगाती हवाई अड्डा। अगाती हवाई अड्डा जो अगाती द्वीप पे स्थित है ना, अगाती एक आइलैंड है यहाँ पर, तो वहां पर ही आपको अगाती हवाई अड्डा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। 2 चैनल हैं, एक तो है 8 डिग्री चैनल और एक तो है 9 डिग्री चैनल। ये 2 चैनल हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दक्षिण में हिंद महासागर में एक आपको देश देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं मालदीव, है ना। ये क्या है, एक देश है, ये पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश है जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, एक देश है हिंद महासागर में। यहां पर आपको एक द्वीप देखने को मिलता है मिनिकाय द्वीप। क्या देखने को मिलता है, मिनिकाय द्वीप। ठीक है, और यहां पर ये लक्षद्वीप है, यहां पर क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि जो मिनिकाय द्वीप है ना बच्चों, ये लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है ना, लक्षद्वीप समूह का ही एक द्वीप है मिनिकाय द्वीप, जो कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है ना। तो ये कोई अलग से नहीं है, लक्षद्वीप का ही पार्ट है, आपको याद रखना है। बस मैं आपको चैनल समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूं। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल पूछता है एग्जाम में, 8 डिग्री चैनल किन को पृथक करता है, तो मिनिकाय द्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, अब ये 8 डिग्री नाम कहां से लिया गया है, जो हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी ना, लैटिट्यूड्स पढ़े थे, तो यहां से आसपास से 8 डिग्री की अक्षांश रेखा गुजरती है, इसी के नाम पर इसको 8 डिग्री चैनल नाम दिया गया है। इसके अलावा मिनिकाय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल है उसको हम बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अंडमान निकोबार जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, कोको चैनल डिस्कस किए थे। तो ये कुछ 5-6 ही हमारे चैनल या फिर जल संधियां डिस्कस करनी है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम से में यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, टोटल इसमें लगभग 36 द्वीप देखने को मिलते हैं, जिसमें से 11 में ही लोग निवास करते हैं, या फिर जो भी यहाँ पे निवासी हैं वो लगभग 11 द्वीपों में ही निवास करते हैं। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो प्रशासनिक मुख्यालय क्या है इसका, कावाराती, जो कि इसकी कैपिटल है, इसका प्रशासनिक मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ये मिनिकाय द्वीप इसका सबसे बड़ा द्वीप है जो अभी मैंने आपको डिस्कस कराया। ठीक है, इसके अलावा अगाती लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है जहां पर हवाई अड्डा या फिर एयरपोर्ट है। ठीक है, याद रखना कवरत्ती में एयरपोर्ट नहीं है, नहीं तो यहां से आप कंफ्यूज हो जाएं। अगाती जो इसका एक आइलैंड है वहां पर लक्षद्वीप का हवाई अड्डा है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो अभी मैंने आपको बताया वो है यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी ही चीजें थी बच्चों, बहुत ज्यादा पॉइंट है नहीं यहाँ पर डिस्कस करने को। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो भी पॉइंट हो सकते थे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, मैपिंग से आपको, है ना, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ज्यादा आपको थ्योरी पार्ट में नहीं जाना है। जैसे आप अंडमान निकोबार का बनाएंगे तो उत्तरी अंडमान बना दो, मध्य अंडमान बना दो, दक्षिणी बना दो, लिटिल बना दो। यहाँ पर मेंशन कर दो कि यहाँ पर भैया सैडल पीक है ना, सैडल पीक है 732 मीटर, ऐसा लिख दो। ये सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है ना। यहाँ पर क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है, क्या है ये, सबसे बड़ा बंदरगाह है, ऐसा लिख लो। ठीक है, यहाँ पर डंगन पास बना दो। ठीक है, फिर यहाँ पर छोटा अंडमान और कार निकोबार, यहाँ पे ये कार निकोबार हो गया है ना, तो यहाँ पर 10 डिग्री चैनल बना दो। तो ऐसे आपको थोड़ा सा मैपिंग से स्मार्ट नोट्स बनाना है, पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। तो ऐसे नोट्स बनाएंगे तो एक नजर में ही आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में, ये 5 मिनट का ये टॉपिक है, यदि आप बैठ के रिविजन करेंगे अपनी नोट्स से, बस एक बार आपको अच्छे से नोट्स बना लेना है इस प्रकार से मैपिंग से। ठीक है, तो ये इतना ही था। कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से कमेंट में। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो ये 5वां फिजिकल डिवीजन भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, 6वां एक छोटा सा पार्ट बचा है, ये भी लगभग 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, जिसमें हम किसको पढ़ेंगे, भारत का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसमें हम थार मरुस्थल को
जो कि मुख्यतः राजस्थान में फैला हुआ है, जो कि गर्म मरुस्थल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से ही हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, भारत का अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र या फिर ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हम भारत की जितनी भी नदियां हैं उनको एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा फिजिकल पार्ट हमारा कंप्लीट होता है आज, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, भारत का जो फिजिकल डिवीजन है, जो 6 भागों में हमने यहाँ पर बांटा था, वो पूरा हमारा कंप्लीट होता है। बताओ कोई डाउट हो तो। कोई डाउट किसी को? और प्रीवियस जितने भी लेक्चर होते जा रहे हैं वो सारे आपको कंप्लीट करते जाने हैं। ठीक है, किसी दिन हम इसका मिक्स टेस्ट भी रख लेंगे ताकि आपका पूरा एक रिवीजन हो जाए, है ना। शुभानंद, अमृत, गोविंदा, बताओ जल्दी से, क्लियर है और समझ में आ रही है ज्योग्राफी की नहीं, ये भी बता दो। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही पढ़ने में, याद करने में, पढ़ने में, है ना। और जो सिविल सर्विसेज पीसीएस वाले बच्चे हैं वो अपने आप से आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार को आप लिख सकते हैं, है ना, 100 वर्ड में, 100 वर्ड में आप लिख सकते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। या फिर जो हमने प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ा था, है ना, खुद से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको समझाए थे, वहां पे आप आंसर राइटिंग करने की अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस की तैयारी आपकी साथ में होती जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलो तो फिर कल की क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और अपवाह तंत्र भी हम कल की क्लास से ही स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो तो बाय बाय, टेक केयर।